उसमें से हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल थी और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल थी। मिथाइल आइसोसाइनेट इंडिया में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इम्पोर्ट में जो पैसा आ रहा है वो नहीं। ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जो जी। इज नॉट गुड फॉर पीपल, और वो भी सेंटर ऑफ द सिटी में। और वो रेडिएशन निकलने का टाइम कब तक है? 20,000 साल। 20,000 साल तक वहां पर कोई लाइफ नहीं। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। Of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. मैं गूज़बम्स आ जाते हैं ऐसी बातें नहीं, बट एक्चुअल में ये देख तो हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। एंड थैंक यू आप लोगों ने हमारे इतने प्रीवियस वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया एंड आप हमारे साथ जुड़े और बहुत तेज़ी से आप हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है, ये एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में है जिससे पूरा भारत देश हिल गया था, और इस इंसिडेंट का जस्टिस हम लोगों को आज तक नहीं मिला। और इसी चीज़ के बारे में आज हमारे साथ शेयर करने आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर साहिल, और ये हमें बताएंगे कि जो इंसिडेंट हुआ क्या वो होना चाहिए था, जो भी हुआ वो गलत हुआ और वो रोका जा सकता था, बस कुछ लालच के चक्कर में या फिर कंपनी की ग्रोथ के चक्कर में वो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। ओवर टू यू साहिल। नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और एक्चुअली मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी और चेरनोबिल को बहुत डीप में बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, तो इस बारे में मेरे को काफ़ी कुछ जो है इंटरेस्ट है और काफ़ी मेरे को नॉलेज है। सो आज मैं भैया के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं इस बारे में बात करूँगा। तो बताओ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई वो होनी चाहिए थी या नहीं? इन माय ओपिनियन इस पूरे केस में अगर आप देखा जाए तो इस पूरे केस में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो थी कि लापरवाही। मेरे ख्याल से ये भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज के इंडस्ट्रियल चीज़ों को लेकर चले तो भोपाल गैस ट्रेजेडी होती ही नहीं, क्योंकि उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज आ गए हमारे इंडस्ट्रियल चीज़ों में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। मगर होनी तो नहीं चाहिए थी, ये तो ऑब्वियस है कि इतने सारे लोगों के साथ इतना गलत हुआ, और ऐसी कोई गैस का प्लांट होना वो भी सेंटर ऑफ द सिटी में कि जिसमें साइनाइड मिला हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी या कुछ भी था, पता नहीं उन्होंने इस चीज़ को निगलेक्ट कैसे कर दिया। इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा वो है, मैं आपको समझाता हूँ कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी 1984 में जब उस पर गैस लीक हुआ, उससे पहले तक यूनियन कार्बाइड में 50.9% का जो स्टेक था वो था यूनियन कार्बाइड के मालिक के पास, और जो बाकी का 49 जितना भी परसेंट बचा हुआ है उतना स्टेक था इंडियन लोगों के पास। उसमें से हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल थी और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी शामिल थी। सो दैट्स व्हाई सब मिले हुए थे। हाँ जी, यहाँ पर सबका एक इम्पोर्टेंट रोल था। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में अगर हम डीप जाएंगे, तो जिस प्लांट से कनेक्टेड थे, जैसे एक ब्रिटिशर था जो उसको ओन करता था, जो उसका एमडी था, फिर वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस वाले थे, तो वहाँ पे कहते हैं कि वो भी थे जर्नलिस्ट, उनके बारे में। तो वहाँ पर एक जर्नलिस्ट था जिसका नाम था राजकुमार केशवानी। उनकी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। मोहम्मद अशरफ नाम से एक शख्स थे जो कि 1981 हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी से 3 साल पहले मोहम्मद अशरफ को कुछ प्रॉब्लम हुई उनके लंग्स में और उनकी आंखें जलने लगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो जब उनको डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल लेकर गए, तो तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो उन्होंने मरने से पहले अपने एक दोस्त को सारा सिचुएशन बताया था कि यूनियन कार्बाइड में एक गैस जो है, एक केमिकल जो है वो रखा हुआ है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि हमारे ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होती है। 3 लाख से ज्यादा लोग MIC के जहरीले असर को अपनी जान पर झेल रहे थे। जब मिथाइल आइसोसाइनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस छोड़ता है जो कि मतलब इंसान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त को बताया, उनके दोस्त ने सारा कुछ जो भी है उन्होंने राजकुमार केशवानी को बताया। तो राजकुमार केशवानी जो एक नॉर्मल एक रिपोर्टर, उनको साइंस के बारे में इतना कुछ नहीं पता, उन्हें नहीं पता मिथाइल आइसोसाइनेट क्या है। तो उन्हें बस इतना पता था कि उस कंपनी में एक और गैस जो है वो यूज हो रही है जिसका नाम है फॉस्जीन, और इस फॉस्जीन का यूज जो है उनको कैसे पता चला कि हिटलर के टाइम पे जो गैस चैम्बर में गैस होती थी वो फॉस्जीन ही होती थी।
ओके। तो उन्हें इतना समझ में आ गया था कि जो भोपाल है वो कभी भी गैस चैम्बर बन सकता है, और जैसा हुआ भी, और जैसा हुआ भी और बन भी गया। हाँ जी। सो बहुत ही चौंका देने वाली बात है ये कि इतना सब पता होने के बाद भी कोई एक्शन लिया नहीं गया। ना, और गवर्नमेंट ने जब बोला इस चीज के लिए कि आप 2 बड़े केमिकल यूज कर रहे हो, फॉस्जीन और मिथाइल आइसोसाइनेट, तो कंपनी को बोला गया था यूनियन कार्बाइड को कि आप जो आसपास के लोग हैं उनको पूरा प्रॉपर उनको सिखाए समझाए कि ऐसे टाइम पे जब गैस लीक हो जाए तो हमें कैसे उस चीज को मैनेज करना है। आप आस पड़ोस के लोगों को तो छोड़ ही दो, उन्होंने अपनी कंपनी के वर्कर्स तक को ये ढंग से नहीं समझाया था। सुमन डे और दूसरे प्लांट वर्कर्स ने किसी तरह रात भर अपनी जान बचाई और सुबह पूरे शहर की तबाही का मंजर अपनी आंखों से पहली बार देखा। और उन्हें पता भी नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे, कुछ बताएंगे नहीं, तो कोई कैसे काम कर सकता है वहाँ पे। और सबसे पहले इफेक्ट भी वही लोग हुए होंगे। एग्जैक्टली, वहाँ के लोग अंदर थे। हाँ, वो सबसे ज्यादा पहले उनको प्रभाव हुआ, उनकी आंखें जलने लगी, उनके सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। 1965 के आसपास की बात है, जब यूनियन कार्बाइड जो है वो मतलब ऑन हुआ, मतलब यूनियन कार्बाइड नाम में आया, दुनिया में आया। 1969 तक उसने इंडिया में भोपाल में अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर दी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड करके। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेक होल्डर्स उसमें इंडियन भी थे और इंडियन गवर्नमेंट भी थी। सो यहाँ पर उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा सा फैक्ट्री बैठाई। तो इनका काम था पेस्टिसाइड्स बनाना, जो फैक्ट्री जो खेतों में कीटाणु वगैरह आ जाते हैं जो पौधों को मार देते हैं, उनको साफ करना। तो इस केमिकल को मतलब जो ये बनाते थे, इस जो प्रोडक्ट का नाम था सेविन, SEVIN। ओके। और इस सेविन का जो यूज होता, ये इस सेविन को बनाने में जो यूज होता था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। तो पहले तो ये था कि मिथाइल आइसोसाइनेट हम लोग जो है इंपोर्ट करते थे, बाहर से लेकर आते थे इंडिया में। बट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनने के बाद में कंपनी लॉस में जाने लगी। ओके। बाहर की भी कुछ कंपनियां जो पेस्ट बनाती थी, जो कि कम रेट में इससे अच्छा प्रोडक्ट देती थी। तो यूनियन कार्बाइड ने सोचा कि एक काम करते हैं, क्यों ना बाकी जगह पे कॉस्ट कट करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कॉस्ट कट करने पे क्या किया, उन्होंने बहुत लापरवाही बरती। जहां हमें पाइप बदल देनी चाहिए थी, वहां उन्होंने छोटे मोटे तरीके से ठीक कर दिया कि उनको जोड़ दिया, कुछ भी लगा दिया उस पे। एग्जैक्टली, कुछ लगा दिया। और फिर जो सायरन वगैरह जो खराब हो गए थे, उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, सालों तक ऐसे सायरन पड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कॉस्ट कट किया। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर हमें ज़्यादा पैसा बचाना है तो हमें मिथाइल आइसोसाइनेट इंडिया में ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंपोर्ट में जो पैसा आ रहा है वो नहीं। वो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं कर रहा था। हाँ जी। सो वैसे जो केमिकल जो भी हमारी बनाती है, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में होता है कि आप इतना ही अमाउंट अपनी फैक्ट्री में रख सकते हैं। ठीक है। तो जो ग्लोबली है वो है 40 टन। अच्छा, 40 टन की जो वो परमिशन मिली हुई है, परमिशन मिली हुई है, उस टाइम में मिली हुई थी। हाँ जी। बट हमारा यूनियन कार्बाइड लिमिटेड जो है उससे काफी ज्यादा रख रहा था। 42 टन लीथल MIC इवैपोरेट होकर बह गया था। अच्छा। हाँ, तो और उनके ना एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है कि एक टैंक में आप कितना रख सकते हो। तो एक टैंक में आप 60%। इसकी भी तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ी होगी गवर्नमेंट से कि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट को वो फाइलों में शो करते थे कि हमने प्रॉपर सब कुछ ठीक ठाक रखा। अच्छा। और वो अंदर ही सारे पेमेंट्स वगैरह सब सही है, सबकी सर्विसेज ऑन टाइम हो रही है। हाँ जी। बट अंदर ही अंदर जो है वो बहुत कुछ गड़बड़ हो रही थी। अच्छा। और ये बात जो है हमारे राजकुमार केशवानी जी को पता चल गई थी, जो हाँ जी। और जो वहाँ के यूनियन ट्रेड वाले थे जो कि आंदोलन वगैरह करते हैं, उन्हें पता चल चुकी थी। बट स्टिल कुछ फायदा नहीं हुआ। अब जब इतना बड़ा नाम आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हो, सो आपको कोई मतलब क्या कर सकता है, कोई दबा सकता है, कौन दबा सकता है, क्या कर सकता है। एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं कहेंगे कि उस टाइम की गवर्नमेंट खराब थी, हो सकता है जो वहां पे जो गवर्नमेंट थी वो खराब हो। हाँ, मे बी ये क्वाइट पॉसिबल है ना, कि हम किसी एक बड़े गवर्नमेंट अथॉरिटी को हम ऐसे टारगेट नहीं कर सकते। बट वहां पे जो बंदा था उस टाइम पे जो हैंडल कर रहा था या जिसको लुक आफ्टर करना चाहिए था, क्योंकि साइन तो वही कर रहा है ना पेपर। एग्जैक्टली। परमिशन वो दे रहा है, इतना बड़ा पावर प्लांट डल रहा है या फिर जिसमें जहाँ पे तुम ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो जो इज नॉट गुड फॉर पीपल, और वो भी सेंटर ऑफ द सिटी में। बिल्कुल। तो ये तो उसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, बट बाद में तो कोई सामने ही नहीं आया। हाँ एग्जैक्टली, कोई सामने आया ही नहीं। इवन की यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के जो खुद के इंजीनियर्स थे, वो भी 10 दिन बाद एक रिपोर्ट जाहिर करते हैं जिसमें कहते हैं कि हाँ, हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो खतरनाक है। उससे पहले तक वो खतरनाक भी नहीं था। तो इस लेवल की वहां पर जो पहले तो वो मान ही नहीं रहे थे कि ये खतरनाक है, ये कि इसमें साइनाइड है। हाँ एग्जैक्टली। वो पहले कह रहे थे जब उनको फर्स्ट कॉल गया था, जैसे हमने सुना है कि यार देखा भी अभी एक सीरीज आई है द रेलवे मैन जो नेटफ्लिक्स। हाँ,
एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। पुराने भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हुआ है। तो उसमें हमने देखा भैया, जब उनसे कॉल करके पूछा गया कि इसमें कि इसके इफेक्ट्स क्या है, कि ये कितनी हार्मफुल है, तो उन्होंने बोला कॉल पे, जो भी वो ब्रिटिशर था वहाँ पे उस टाइम पे, तो उसने बोला इट्स नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन। Does this gas do? It's not lethal, sir. That's the company line. इट्स नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन। आप नॉर्मल आई ड्रॉप देकर हाँ, नॉर्मल से आप काम चला सकते हैं। काम चला सकते हैं। इस वजह से भी बहुत जानें चली गई थी इस टाइम पे। हाँ जी, जैसे लोग ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा जाता है कि 4000 लोग मरे थे, बट जैसे छोटे मोटे जो ये रिपोर्टर्स वगैरह से बात करोगे तो कहते हैं कि पहले ही कुछ घंटों में 4000 से ज्यादा लाशें गिर चुकी। अगर पूरे शहर में कोई गैस फैल रही है जो बच तो सकते नहीं, अगर जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, हाँ जी, और कहीं कुछ हो जाता है और उसी को हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमने तो कर लिया, और कितने लोग बैठे हैं सिटी में, एग्जैक्टली। तो उसमें काउंट कैसे बच सकता है? किसी को भागने का तो मौका भी नहीं मिलेगा। इवन तो लोग सोते सोते भी रात में सोए हैं, रात के 12 बजे गैस लीक हुई थी, सुबह उठ ही नहीं पाए, वो उठ ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें पता ही नहीं चला क्योंकि उन्हें इरिटेशन वगैरह तो कुछ हुई होगी नहीं, क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, आंखों तक प्रभाव पड़ा नहीं, आंखों तक जो लंग्स में हुआ वो। जो लंग्स में वो खत्म अंदर से। हाँ जी, ऐसे ही हुआ था। और इसमें मैं सबसे बड़ा, मैं अगर कहूँ, हीरो वॉरियर्स जो थे, हमारे रेलवे, हमारी पुलिस, ये बहुत बड़े हीरो, मतलब अनसंग वॉरियर्स कहा जाना चाहिए इनको। ये इतने मुश्किल से इन लोगों को बचा रहे थे, इन लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे थे। सो इनके लिए एक सैल्यूट है, ग्रैंड सैल्यूट। और मगर एक बात और है कि जैसे कोविड हुआ जी, ठीक है, कोविड हुआ, उसमें डॉक्टर्स को सबने हीरो बनाया, जो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो इतनी दुनिया बचती भी नहीं। मगर ये सब हो पाया क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, बहुत हाइप पे है, तो सब लोग सोशल मीडिया पे, तो सबको पता है। बट भोपाल गैस ट्रेजेडी ये सोशल मीडिया वगैरह हाइप पे जाने से भी पहले का है, काफी पहले का है। और ये एज अ हिस्ट्री कुछ यूथ को या लोगों को भी इसकी एक्चुअल स्टोरी पता ही नहीं है आज तक कि क्या हुआ। और ऐसे ही सेम किस्सा हुआ था चेरनोबिल का, कुछ चेरनोबिल में भी ऐसे ही करना। एक्चुअली अक्सर लोग क्या करते हैं, चेरनोबिल जो इंसिडेंट हुआ था उसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी को हम कहेंगे वर्स्ट इंडस्ट्रियल केस, मतलब एक्सीडेंट, जो कि वर्ल्ड का वर्स्ट है। अराउंड 14-15 हजार जाने जाना, वो भी एक शहर के मासूम लोग। ये भी कहते हैं कि आज तक लोगों के अंदर वो इफेक्ट दिखता है गैस का। हाँ, वो आज भी लोग, कोई एबनॉर्मल है, किसी का हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, मतलब ऐसा बहुत आम है वहाँ भोपाल के लाहौर में। और ये भी था कि कोई प्रेग्नेंट हो उस टाइम पे और जिसने गैस कंज्यूम कर लिया हो, जो उसने बच्चे को जन्म दिया हो, हाँ जी, हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि चल ठीक है, ये तो इंसान वहां पे रह रहा था, और जो इंसान पेट में ही रह रहा था बच्चा, उसकी क्या गलती थी? 33 साल हो गए, हम 33 साल से गैस की परेशानियों से अभी तक, उसी रात हम गैस में यहीं पर थे, उस रात हम थे, और हमारी एक बड़ी लड़की हमारी गोदी में थी 1 साल की। साल के बाद खत्म हो गई, इतनी बीमार थी वो। 10 साल हो गए घर में पड़े, वो बीमारी, उनकी सांस फूलती है, उनको टीबी की बीमारी हो गई, काम धंधा नहीं बनता उनसे। ना तो जस्टिस मिला, ना कुछ मिला। एक कॉलोनी बना दी, जो भी विडोज हुई थी, विडोज के लिए कॉलोनी बना दी एक। इवन कि आप एक फैक्ट जानते हैं कि आज भी यूनियन कार्बाइड का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, आज भी चल रहा है, और अभी तक उसका मालिक भी मर चुका है अब तो, लेकिन फिर भी कोई जस्टिस नहीं। उसके मालिक ने कुछ पैसे दिए, बट कुछ पैसों से हमारे कुछ पैसों से जाने थोड़ी खरीदी जाती है। क्या होगा? 16,000 जाने जाना, जानवरों की लाशें पड़ी हुई है, इंसानों की लाशें पड़ी हुई है। ये बहुत गलत हुआ था जो भी हुआ था, और सिर्फ लापरवाही की वजह से। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस रात को हाँ, तो हमेशा क्या करते हैं, जो MIC के टैंक होते हैं ना, वो 60% भरते हैं, और जो 40% होता है वो नाइट्रोजन होता है। अच्छा, वो नाइट्रोजन गैस वही है जो हम अपने चिप्स के पैकेट्स में देखते हैं, वो नाइट्रोजन गैस वही है जो हमें एयर से बचा के रखते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस को वाटर और एयर दोनों से बचा के रखना था, अच्छा, ताकि वो रिएक्ट ना करे। तो लेकिन उसमें 60% से तो बहुत ज्यादा गैस, मतलब बहुत ज्यादा केमिकल था, 80-90 तक फिल कर रखा होगा, 10%। हाँ। डॉक्टर त्यागराजन ये जानते थे कि 42 टन खतरनाक MIC अंडरग्राउंड टैंक में लिक्विड फॉर्म में सुरक्षित रखी थी। वही MIC जहरीली गैस बनकर निकली और वातावरण में घुलकर उसने हजारों लोगों की जानें ले ली। और उसमें ये था कि पानी से ना पाइपों को धोना था, जिससे कि है प्रॉपर जो है सब कुछ चलता है। सारी चीज खराबी बात ये हुई थी कि वो पानी से धोना था, या शायद पानी से धो दिया था उन्होंने, पानी धोने के लिए ऑन कर दिया, हाँ, और
ऑफ नहीं करा। हाँ, वो उसमें चाय पीने चले गए। चाय पीने चल गया और वो मूव कर रहा था। तो लापरवाही तो ये देखो हुई तो वहाँ के लेबर्स की वजह से ही थी, हाँ जी, बट इसमें लेबर्स की गलती नहीं है क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली। ट्रेनिंग ही नहीं मिली उन्हें। यार गलती उस कंपनी की और कंपनी के एमडीज की और बोर्ड डायरेक्टर्स की जिन्होंने उसकी सर्विसेज नहीं एग्जैक्टली, और इंजीनियर्स की भी जिन्होंने इन सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर दिया। या तो तुम कुछ ऐसा बनाते कि ऑटोमेटिक कुछ ऑफ हो अगर पानी चलना शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ करते तो 100 चीजें थी जो प्रिकॉशन ले सकते थे, मगर एक कॉस्ट कटिंग के नाम पे प्रॉफिट के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, और आप कुछ भी नहीं कह सकते उस टाइम के, क्योंकि वो आधा टाइम तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाया, और जब कॉल उठाया तो उन्होंने सीधा झूठ बोला कि हम कुछ नहीं, ये गैस कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अब हॉस्पिटल वाले को जब पता ही नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर जब तक पता ही नहीं है कि बीमारी क्या है तो इलाज के इलाज करते रहेंगे। तो जब सांस अटक रही थी उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन मास्क पहना दिया, जैसे वो तो अंदर ही रिवॉल्व करेंगे। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो एयर के साथ भी रिएक्ट करता हाँ, वो एयर के साथ रिएक्ट करने बस खत्म, वो और प्रोसेस जल्दी हो गया उसका, फास्ट हो गया, फास्ट एंड प्रोसेस हो गया। फास्ट एंड प्रोसेस हो गया उसका। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया और बताया गया कि फैक्ट्री से कोई गैस लीक हो रही है जो शायद अमोनिया हो सकती है। आंखों की तकलीफ के लिए कई मरीज यहाँ आए थे, तो मैंने सभी को आई ड्रॉप्स डालने को कहा। उसने इवन चेरनोबिल में ऐसा नहीं था। एक्चुअली चेरनोबिल के केस में क्या था कि चेरनोबिल की स्टोरी थोड़ी बता। हाँ जी, तो हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी के 1.5 साल बाद 26 अप्रैल 1986 में ये घटना हुई थी। 25 अप्रैल को क्या करना था कि उन्हें एक मॉक टेस्ट करना था जिसमें वहां पर 4 रिएक्टर थे। ठीक है। चौथा रिएक्टर था, उसमें कभी टेस्ट पास हुआ ही नहीं। अच्छा। तो इन्होंने सोचा था इस बार पास हो जाएगा। टेस्ट किस चीज का था? और चेरनोबिल यूक्रेन में था। चेरनोबिल यूक्रेन वही जगह है जहां भी रशिया के साथ वॉर चल रही है। तो उस 4th वाले जो रिएक्टर था उसमें क्या सीन था कि जब भी अब लाइट चले जाए ना पूरे रिएक्टर की, तो थोड़ी देर वो रन करेगा 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। ठीक है। जब तक 1 से 1.5 मिनट होगी तब तक जनरेटर ऑन हो जाएगा। ओके। तो उसी चीज को टेस्ट करना था। तो क्या होती है उसमें ना, बहुत सारे बोरोन की लेयर्स होती हैं। तो जो बोरोन होता है वो बेस्ट होता है किसी भी तरह के रिएक्शन को रोकने के लिए। वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ थोड़े साइंटिफिक टर्म्स आएंगे। हाँ। और इसी चीज में लेड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वाटर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो वहां पर क्या थे कि सबसे जो मिड वाली लेयर थी वो तो यूरेनियम की थी, जो कि रेडियो एक्टिव है, हम सबको पता है। और जो उसके बाद थी वो थी हमारा जो रिएक्टर को रोकती है, प्रोसेस को रोकती है, जो हमारी ग्रेफाइट के लिए बोरोन की लेयर थी। बोरॉन की। और जो प्रोसेस को फास्टन करता है वो थी ग्रेफाइट। तो वहां पर वाटर की जगह ग्रेफाइट यूज हो रहा था। अच्छा। सो ये जो है बहुत ही टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो गड़बड़ी भी थी, लेकिन बट जरूरी भी थी। बट वाटर की जगह ग्रेफाइट यूज हो रहा था तो सूटेबल तो वाटर ही था ना। हाँ, अब तो हर रिएक्टर में वाटर कंपलसरी कर उस इंसिडेंट के बाद। हाँ, क्योंकि ग्रेफाइट से तो रिएक्शन मार गया बहुत जल्दी। सो क्या था ना कि एक, जैसा अभी आपने बताया कि एक कोई बटन हो या ऑटोमेटिक हो जिससे प्रोसेस रुक जाए। चेरनोबिल में था। हाँ, चेरनोबिल में था कि अगर आप एक बटन दबाओगे प्रोसेस तुरंत रुक जाएगा। Chernobyl nuclear power station. बट वहाँ पे वो जो 4th रिएक्टर था वो उसका कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। हाँ, टेस्ट उसमें प्रॉपर हो ही नहीं रहा था। सो उसी चीज को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, जो रिएक्टर को रोकता है ना, उसका जो टिप थी वो भी ग्रेफाइट की थी। उसने प्रोसेस को इतना फास्टन कर दिया कि उस वहां पर 700 मेगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि अराउंड 30,000 से भी अबव जा चुकी थी। To control this power, 211 boron control rods are spread throughout the reactor's core. If they're raised, power accelerates. If they're taken out altogether, the engineers lose their ability to apply the brakes. 700 ही होनी थी और 3,000 से भी ऊपर, 30,000 से भी ऊपर चली गई थी। इस लेवल का वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। तो जो मॉडरेटर का काम कर रहा था वो भी भाग बन चुका था। वो ब्लास्ट के जो हमने वीडियोस देखे थे। हाँ जी। सो वो सबने ऑलमोस्ट सबने ही देखे हुए सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव है, और सबने चेरनोबिल वाले वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें वो सिटी ब्लास्ट होती हुई दिखाई गई है। और इसके नाम पे एक वेब सीरीज भी है जो HBO पे है। इसके अलावा आप डॉक्यूमेंट्रीज भी यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। सो जो ग्रेफाइट की वजह से रिएक्शन हुआ वो ब्लास्ट कर गया कोर, और जिस जगह पे वो ब्लास्ट किया था उसके नीचे एक रेडियो एक्टिव वाटर था। अच्छा। अगर वो वाटर तक जाता तो वो इतनी मात्रा में रेडिएशन प्रोड्यूस कर देता कि अभी तो यूक्रेन झेल रहा है ना इस चीज को। उस टाइम पे पूरा वर्ल्ड झेल लेता। वो बच गया। हाँ, वो बचा हुआ था। अगर वहां तक वो ब्लास्ट हो जाता तो दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। सो उस टाइम पे 3 हीरो थे जो कि गए, उन्होंने पानी के अंदर डाइव मारा, जो कि रेडियो एक्टिव वाटर था। उसके अंदर डाइव मारा, उसके वॉल्व्स नहीं, बट एक्चुअली में ये देख, इफ यू कैन सी कि ऐसे लोग भी कि रेडियो एक्टिव वाटर में कूद गए। एग्जैक्टली।
सिर्फ वॉल्स को बंद करने वॉल्स को बंद करने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर वो जब बहुत बड़ा धमाका हुआ, वो जब हिल रहा था ना नॉर्मली, तो ही वो फैक्ट्री के सारी जगह हिल रही थी। तो सोचो जब ब्लास्ट हुआ होगा तो किस लेवल का ब्लास्ट हुआ होगा। सो हमारे चेर्नोबिल जो वो था रिएक्टर था, उसके सबसे पास वाला शहर था, उसका नाम था प्रिपेत। तो प्रिपेत जो है वो बहुत ही बड़ा शहर तो नहीं कह सकता, बहुत ही छोटा शहर था, लेकिन बहुत एडवांस शहर था। वहां पर ओलंपिक लेवल की चीजें रखी हुई थी। इवन की वहां की आबादी 50,000 थी। वहां पर सुपर मार्केट था, सुपर मॉल था, जो कि यूक्रेन में 3rd सबसे बड़ा था। उस लेवल की चीज वहां पर थी। सो वहां के लोग ना जब आवाज सुनी, उन्होंने रात में उठ के ब्रिज की तरफ चले गए। ब्रिज से जो है पूरा चेर्नोबिल का वो पूरा साफ दिखता है। अच्छा, वो उस ब्रिज से सब दिखता है, वो सब देखने लगे। सो वो जो रेडिएशन थी 50 किलोमीटर के दायरे में, तो कुछ ही देर में आ गई थी। वो रेडिएशन टोटल कितना उसका वो था किलोमीटर? 50 किलोमीटर से स्टार्टिंग में आ गई थी। और जो बाद में बताया गया, वो तो कहता है कि वो जो बगल में जो हमारी कंट्रीज थी वो वहां तक चली गई थी। वो पूरा यूक्रेन को कवर कर चुका था वो, सिर्फ रेडिएशन से। हाँ जी। सो जो वो ब्रिज है ना जहाँ पर लोग देखने के गए थे, ब्रिज ऑफ डेथ कहते हैं। और जो शहर है प्रिपेत, उसको घोस्ट सिटी कहते हैं। तो जो लोग वहां से वो देख रहे थे, हाँ जी, वो भी रेडिएशन में आ गए हुए। और रेडिएशन क्या है ना कि वो एक बार में नहीं मारता ना, वो धीरे धीरे कैंसर कुछ ट्यूमर दे देगा, कुछ अलग कर देगा। वो उसी टाइम डिटेक्ट भी नहीं होगा, तुम्हें लगेगा तुम ठीक हो, बिल्कुल ठीक है। उस टाइम पे तो सब नॉर्मल लगेगा। वो बाद में जाके तुम्हारे जीन्स मॉडिफाई करने लग जाएगा। सो इनफैक्ट वहाँ के जानवरों को भी बहुत इफेक्ट पड़ा था। जानवर भी काफी चेंज आ गए, उनके बदलाव आ गए, उनके कान, उनके आंखों में, बहुत सारी जगहों पर उनके चेंजेस आ गए थे। उस शहर को घोस्ट सिटी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर अभी भी आप पॉपुलेशन सर्च करोगे, पॉपुलेशन ऑफ प्रिपेत 0 रहेगा। बट ऐसे केसेस होना, और ये भी अगर देखा जाए तो भोपाल गैस ट्रेजेडी तो, और ये बहुत डिफरेंट है बिल्कुल, मगर ये भी कहीं ना कहीं सिटी में ही था। हाँ, सेंटर ऑफ द सिटी ये भी था। हाँ जी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसे जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स है, ठीक है, हर उसके लिए क्या कहते हैं, कंट्री के लिए ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स भी जरूरी हैं, बट ऐसा होना चाहिए कहीं आइसोलेशन में या कोई आइसोलेटेड जगह पे होने चाहिए। एक्चुअली था, थोड़ा बहुत आइसोलेटेड था, इसके इर्द गिर्द में जंगल था। अच्छा, इवन उस जंगल को अब रेड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। मैं आपको फैक्ट बता दूं। अच्छा, क्योंकि जब से वो रेडिएशन निकली, उसने उसके सारे सेल्स को डैमेज कर दिया, पेड़ पौधों के, उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसी चीजों को ना, जो रिएक्टर वगैरह होते हैं, उनको शहर के बाहर ही बनाया जाता है जनरली। बट उसके फिर भी नियरेस्ट तो कहाँ ना उसके कि वो दिख रहा था 50 किलोमीटर कितना होता है। मैं कह रहा हूँ एक आइसोलेशन जगह होगी, आइसोलेटेड की दुनियादारी का एकदम दूर। हाँ, अमेरिका इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो अमेरिका वैसे सच में बहुत अच्छे से फॉलो करता है कि वो बहुत दूर रखता है अपने रिएक्टर्स को। मैं अमेरिका की बात अभी ना ही करे तो ठीक ही है क्योंकि उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। हाँ, एग्जैक्टली। बट ये वाला था कि जो भी हुआ, ना तो चेर्नोबिल में और ना ही भोपाल गैस ट्रेजेडी में, यहाँ पे तो अभी तक जस्टिस हमें मिला ही नहीं। आज भी केस चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा। हाँ, कुछ कह रहे हो, कोई फायदा है? अब फायदा क्या, जो जिनके साथ हुआ वो नहीं रहेंगे, ठीक है, उनके बच्चे भुगत रहे हैं, ठीक है। और चेर्नोबिल वाले में तो किसको ही ब्लेम करें? नहीं, वहाँ तो कुछ गड़बड़ थी ही नहीं। वहाँ तो रिएक्शन मार गया अभी, या कुछ हो गया, जो भी हुआ, बट रेडिएशन आज भी है। एलिफेंट फुट नाम की जगह है जो उसी रिएक्टर के नीचे थी। उस एलिफेंट फुट को बहुत खतरनाक जगह माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आज भी रेडिएशन निकलती है, और वो रेडिएशन निकलने का टाइम कब तक है? 20,000 साल। 20,000 साल तक वहां पर कोई लाइफ नहीं रह सकती। ये ना, दिस रिमाइंड्स यू ऑफ ऑन नेटफ्लिक्स देयर इज अ सीरीज 100, ठीक है। उस सीरीज में ये था कि अर्थ की सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है, और वहां पे कम से कम कई मिलियन ईयर्स तक ये रेडिएशन चलती रहेंगी। एंड जैसे ही वहां पे सिविलाइजेशन अर्थ पे आती है, वहां पे फिर आफ्टर शॉक्स जैसे उसके आते हैं आपके अर्थक्वेक्स के, वैसे ही इन रेडिएशंस के आफ्टर शॉक आते थे हर 4,000 साल बाद। तो ये काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न है जो उसमें दिखाया हुआ है, और जो तू बता रहे हो कि ये चीजें बहुत सेम है। हाँ, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी उस सीरीज में डिपिक्ट हो गई कि आफ्टर वेव्स, आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, रेडिएशंस के भी, न्यूक्लियस के। अब मैं न्यूक्लियर का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ाया जाता है बचपन में? हिरोशिमा एंड नागासाकी। कि वहां पर आज भी लोग, मतलब कोई प्रॉब्लम है, किसी के सेल्स डैमेज है। सो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, चेर्नोबिल और इसमें, दोनों में न्यूक्लियर था। सो कहते हैं लोग कि 400 गुना ज्यादा था चेर्नोबिल का रेडिएशन लीक, हिरोशिमा नागासाकी से भी
400 गुना है। 400 गुना, मतलब वहाँ अब लाइफ हो ही नहीं सकती। हिरोशिमा नागासाकी में तो अभी भी अब तो लाइफ स्टार्ट हो गई है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे अब थोड़ा जो उनके जीन्स वगैरह में जो भी दिक्कत आई थी यार, थोड़ा Mutations। अब म्यूटेशन हुआ था कि अब जाके थोड़ा बच्चे अब नॉर्मल पैदा होने लगे हैं पिछले 10-12 साल में, वरना उससे पहले वही प्रॉब्लम थी कि किसी की आँख गए, कुछ भी मॉडिफिकेशन डैमेज थी उनके, हेल्थ डैमेज थे। अब म्यूटेशन हो रही है तो यार अच्छे में तो हो जाए। म्यूटेशन तो हो रही है। सो हमें इतना पता चल गया कि न्यूक्लियर जो है हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ऐसी किसी तरह की गैसेस भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक अच्छी चीज हुई दोनों केसेस से कि ग्लोबल लेवल पर दोनों केसेस अवेयरनेस आ गई लोगों में, और जो बड़े बड़े गवर्नमेंट है, बड़े बड़े अथॉरिटी इस चीज की जिम्मे लेने लगी कि लोगों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद से जितनी भी फैक्ट्रीज थी सब में प्रॉपर सब इक्विपमेंट्स लगे, और स्पेशली फैक्ट्रीज को ये कहा गया कि किसी भी तरह का नेचर डैमेज नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली बताया गया सबको। बताए जाने में और रूल्स फॉलो होने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। तो अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, बट हमें पता है कि ये सारी गाइडलाइंस या कुछ भी गवर्नमेंट निकाल ले, गवर्नमेंट सिर्फ गाइडलाइंस निकाल सकती है, वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करा सकती। और कॉस्ट कटिंग, वही बात, प्रॉफिट्स या फिर बिकमिंग अ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर, न्यूक्लियर का यूज करके लालच, ये सब चलता ही रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बट सॉल्यूशन तब हो सकता है जब सब लोग इसके बारे में ना बात करें। जैसे अवेयरनेस हुई, बट ये अवेयरनेस उस लेवल पे होनी चाहिए कि ये ग्लोबल हॉट टॉपिक बनना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आजकल ट्विटर वगैरह पे ट्रेंडिंग हो जाता है कि ये बॉलीवुड एक्टर, वो ये हॉलीवुड एक्टर। मैं कभी ऐसे टॉपिक्स देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेंडिंग में हो, कि दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। एग्जैक्टली। और तब जाके कहीं कंपनीज को भी ये समझ में आएगा कि जितना बेवकूफ ये पब्लिक को समझती है उतनी है नहीं। हम कहते हैं गवर्नमेंट पब्लिक को बेवकूफ समझती है, अब तो गवर्नमेंट भी सोच समझ के चुनी जा रही है पब्लिक के द्वारा। बट ये कंपनीज आज भी सोचती हैं, जो सही मानो है सोचता है ना कि आम जनता या कॉमन आदमी बेवकूफ है, वो ये कंपनीज समझती हैं। और इसके बारे में जरूर कुछ होना चाहिए, और इसके बारे में बात होनी बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, हम इंसानों को ना भूलने की बीमारी है। जैसे कहते हैं कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। वो ठीक क्यों होता है? क्योंकि इंसान भूल जाता है। और ये कुछ ऐसी चीजें हुई है ना पास में, जिसके बारे में हमने आज बात करी है कि इंसान को ना इस चीज के बारे में भूलना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि ना दैट विल बी अ गुड रिमाइंडर फॉर देम कि अभी भी वो घाव भरे नहीं है, तो दोबारा ये चीजें ना हो, तभी वो प्रिकॉशंस लेंगे। एटलीस्ट हम दूसरी कंट्रीज में तो कंट्रोल नहीं कर सकते अभी, बट अपनी कंट्री में तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि ऐसा सब लोग, यूथ आज का इतना वो है, स्ट्रांग है, पावरफुल है कि अगर वो इस चीज के बारे में बात करे तो सारी कंट्रीज के और सारी कंपनीज इस कंट्री की एक पैर पे खड़ी हो जाएंगी कि हाँ बताइए। बिल्कुल। जैसे अभी मैं सही बात बताऊं तो लालच जो अभी बहुत बड़ा वो है कि लालच की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब हम जानते हैं कि हमारा यूथ जो है वो किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सबसे पावरफुल चीज़ अभी हमारे पास यूथ ही है। सो अगर अगर यूथ को सब कुछ पता होगा तो कंपनी क्या ही कर रही है, हमारा क्या ही कर लेगी। इवन की गवर्नमेंट भी हम बना रहे हैं, इवन हमारा सब कुछ हमारा है, हमारे वर्कर्स भी हमारे हैं। ऐसा ही कुछ होता है कि ये, चलो ये टॉपिक से तो अलग टॉपिक है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ। जैसे हमारा आज का यूथ, कई लोग जैसे अंडर प्रिविलेज होते हैं, वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, लेबर क्लास हैं। यहाँ से तो उन्हें प्रॉमिस होता है कि आप दिरहम्स में कमाएंगे, सब करेंगे। तो आई केम अक्रॉस अ स्टोरी, मैं उसे कवर करूँगा अभी तो टाइम में। तो उसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे वो रहते थे ना, अंडर प्रिविलेज होने के बाद भी वो वहाँ से उससे बुरा रहते हैं। एग्जैक्टली। इस बारे में मैंने भी काफ़ी कुछ देखा है कि एक वीडियो देखा जिसमें बाहर लाइन से 15-20 चप्पलें रखी हैं, ठीक है। वो रूम कितना सा है, जितना हम बैठे हैं ना अभी, इसको 3 उससे डिवाइड कर लो या आप मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा रूम होगा। और उसके अंदर तो बाहर अगर 15-20 चप्पलें, तो अंदर लोग कितने होंगे? मैं मानता हूँ 10, क्योंकि अलाउड नहीं है उनको, कैमराज अलाउड नहीं है अंदर फोटो वीडियोग्राफी या कुछ करने का। प्लस उनको जॉब पे जाना, जॉब से वापस आना, खाना खाना और सो जाना, यही उनकी लाइफ है जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है। वो घूमने नहीं जा सकते, वो अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं दिन में एक बार, जो वो एक ही कॉल मिलेगा उन्हें, वो एक ही कॉल कर सकते हैं दिन में, और जाना, वापस आके काम करना, सो जाना,
और जो तुम्हारा पैसा आ रहा है वो अकाउंट में आता जा रहा है, मगर 3 साल के लिए तुम्हारी लाइफ कुछ नहीं है वहाँ, यही जिंदगी है। चाहे तुम्हें वहाँ पे अकोमोडेशन में सब कुछ मिल रहा हो, एसी लगा हुआ है, चलो तुम्हें कैफेटेरिया बना हुआ है, सब बना हुआ है, बट तुम इस कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। तो ये तो तुम मच बेटर है कि मैं इंडिया में रहकर कम कमा लूं। हाँ, कि तुम वहां जा भी रहे हो किसी की गुलामी कर दें, मैं तो गुलामी कहूंगा, देखो गुलामी है, हाँ गुलामी करने पैसे कमाने, ठीक है, बट कम से कम तुम्हारी लाइफ तो तुम्हारी रहे। तुमने जब उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा, तुमने अपनी लाइफ किसी और को बेच दी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है तब तक तुम उसके हो। बट तुमने जो पैसा कमा लिया, पैसा तो तुमने कमा लिया, बट जो टाइम गवा दिया वो टाइम तो वापस नहीं आएगा, और ये लोग समझते नहीं है, और वहां जाने के बाद ना ये रिग्रेट करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही था कि किसी भी ऐसी चीज में जाने से पहले ना, स्कैम होने से पहले तुम्हें उस जगह को देख के आना चाहिए, या उस जॉब के बारे में पूरा पता कर लेना चाहिए। ये नहीं कि कल तुम्हें किसी उसने बोल दिया ट्रैवल एजेंट ने, हाँ मैं तुझे यहाँ सेट करा दूंगा, वहाँ सेट करा दूंगा, डंकी ले जाते हैं, है ना, कि तुम्हें वहां करवा दूंगा, वहां करवा दूंगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू, कि तुम किस चीज में फंसने जा रहे हो। दैट्स व्हाई अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये सोशल अवेयरनेस का मुद्दा ही है कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। होनी चाहिए। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इट वाज गुड टॉकिंग टू यू।